एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सर? तो आज पॉलिटी सीरीज में हमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 और 13 के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम ब्रॉडली क्लासिफाई या वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को और उसमें क्या क्या कहा गया है। और आज से हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हर चीज याद रखने लग गए तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी छूट जाएगी। तो इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो हम एक साथ कवर करेंगे। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो से 2 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए हैं, इसका सोर्स क्या है, कहां से ये लिए गए। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि आर्टिकल नंबर 32 में अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है। तो इन दोनों के आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं एक एक का आंसर देखूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 के बारे में कि आर्टिकल जो आपका 12 है, अनुच्छेद 12, उसमें क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बेसिक चीज क्या पढ़ते हैं? बेसिक चीज ये पढ़ते हैं कि कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, वो क्या हो जाएंगे, वो आपके वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन करेगा, कौन उनका वॉयलेशन करेगा, हनन करेगा। इसमें शब्द आता है सर्वोपरि राज्य की। अगर राज्य के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, हनन हो, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत। अब जो ये राज्य वर्ड आया है कि राज्य के द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, तो आखिर ये राज्य है क्या? कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है? तो इसके बारे में जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो दी गई है आपके आर्टिकल नंबर 12 में। तो आर्टिकल नंबर 12 में आपका स्टेट शब्द दिया गया है, राज्य शब्द, उसके बारे में कहा गया है कि राज्य, अगर आपका राज्य के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, हनन हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण या प्रोटेक्शन के लिए। अब राज्य के अंतर्गत हम देखते हैं, इसको समझने के लिए इसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि राज्य के अंतर्गत आखिर कौन कौन आता है। तो पहली जो कैटेगरी है उसमें आता है आपका सेंटर, केंद्र, और केंद्र में भी कौन? गवर्नमेंट या सरकार, और दूसरी तरफ है आपकी विधायिका या फिर आप कह सकते हैं कि संसद या पार्लियामेंट। तो पहली कैटेगरी में ये आ गया। अब आप इसको, राज्य शब्द को बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा कि राज्य तो हम सभी को पता है आपका पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो ये जो राज्य शब्द यहाँ पर, वो राज्य शब्द का मतलब नहीं है। राज्य शब्द के अंतर्गत क्या कहा गया है हमारे संविधान में, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज, राज्य केंद्र के अंतर्गत देखें तो सरकार, संसद। तो किसी भी आपके सरकार के द्वारा, संसद की विधियों के द्वारा, तो किस प्रकार अगर आपका किसी भी प्रकार मूल अधिकारों का वायलेशन हो, तो आप अपने इनकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा आपका राज्य के अंतर्गत आता है राज्य स्तर पर, यानी कि स्टेट लेवल पर जो आपकी राज्य सरकारें हैं वो, और इसके अलावा जो आपकी विधानमंडल है, विधानमंडल या विधायिका। क्लियर? थर्ड है आपकी स्थानीय प्राधिकारी या जो आपकी लोकल अथॉरिटीज होती हैं वो। इसमें होती हैं आपकी कोई भी आपकी आ जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत, नगर निगम। तो ये सब आपकी स्थानीय प्राधिकारी में आती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, पंचायत होगी, नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी आपकी लोकल अथॉरिटीज या स्थानीय प्राधिकारी में आती हैं। और फोर्थ कैटेगरी है आपके राज्य की में, वो है आपकी अन्य, अदर। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें पता चल गया कि इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी, कहीं से भी हमारा कोई भी जो राज्य है, कोई भी राज्य का प्रकार, चाहे वो केंद्र हो, जो स्थानीय स्तर पर आपकी जो राज्य सरकार है, विधानमंडल या म्युनिसिपल पंचायत हो, तो इनमें से कोई भी अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करेगा तो ठीक है, हम चले जाएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास।
लेकिन जो ये अन्य शब्द या अदर शब्द जोड़ दिया गया, अदर अथॉरिटीज या अन्य प्राधिकारी, इसका क्या मतलब है? हम इसमें किसको शामिल करें? हम किसी व्यक्ति को शामिल कर ले, न्यायपालिका को शामिल कर ले, कि अगर न्यायपालिका ही हमारे जो जुडिशरी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दे, तो हम क्या उसके खिलाफ भी जा सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास? तो ये काफी जो क्वेश्चन उठता है कि अदर में हम किसको रखें। तो इसी के अंतर्गत टाइम टाइम पर जो है आपके सवाल उठते रहे हैं। तो एक जो क्वेश्चन उठता है इसमें कि जो आपकी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो उसे हम राज्य या जो स्टेट है वो माने या नहीं। अगर हम उसे राज्य मानेंगे तो ठीक है, तो राज्य मान लिया, इसका मतलब हम उसके खिलाफ भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो आपके जुडिशरी है इसे न्यायपालिका माना गया या नहीं माना गया, तो इसके खिलाफ आपका एक मामला आया 1966 में, और वो मामला था आपका मिराजकर का मामला। 1966 मिराजकर मामला। और इसमें जो टोटल आपके न्यायाधीश की जो बेंच बैठी थी वो कितनी बैठी थी? टोटल 9 न्यायाधीश की पीठ इसमें बैठी थी, जिन्होंने अपना फैसला सुनाया कि जो आपकी न्यायपालिका है ये आपका जो है राज्य नहीं है। तो वर्तमान में आपकी न्यायपालिका राज्य नहीं है, जो कि 1966 में मिराजकर मामले में कह दिया गया, जो कि 9 न्यायाधीश की पीठ थी, यानी कि 9 जो आपके जजेस थे उनकी बेंच ने ये निर्णय सुनाया। अब अगर इस फैसले को पलटना है तो क्या करना होगा? 9 न्यायाधीश से जब ज्यादा न्यायाधीशों की बेंच बैठेगी, 9 जजेस से ज्यादा जो जज की जब बेंच आपकी बैठेगी, और वो इसके खिलाफ अगर निर्णय दे, इस मिराजकर मामले के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जाकर निर्णय देंगे कि अगर हमारे जो न्यायपालिका है उसे राज्य मान लिया जाए, तब ये जो है निर्णय पलटेगा। वरना अभी वर्तमान में सिर्फ आपका यही निर्णय आपको याद रखना है कि आपकी जुडिशरी आपका क्या है, राज्य, स्टेट नहीं है। इसलिए हम जुडिशरी के खिलाफ अगर हमें लगता है कि हमारी जुडिशरी ने कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड मूल अधिकारों का हनन किया है, वॉल्यूशन किया है, तो हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा आपका कई बार पूछा जाता है बीसीसीआई के बारे में। जो बीसीसीआई, तो बीसीसीआई आपकी स्टेट या राज्य है या नहीं? तो बीसीसीआई जो है आपका राज्य है। तो और ये आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मामला आया था श्रीनिवासन के मामले में। तो श्रीनिवासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका बीसीसीआई है वो आपका क्या है, एक राज्य है, जिसके खिलाफ आप जा सकते हैं अगर यह बीसीसीआई आपके मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या हनन करे। उसके बाद तीसरी जो संस्था है वो देखते हैं हम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आपकी जो है राज्य है या नहीं? तो एनसीईआरटी भी क्या है, आपका राज्य नहीं है, यानी कि इसके खिलाफ भी आप नहीं जा सकते हैं। आपका जो फंडामेंटल राइट अगर एनसीईआरटी नाम की जो संस्था आपका वायलेशन करेगी, तो इसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और यह जो है मामला आपका किस मामले का में कहा गया कि एनसीईआरटी आपका राज्य नहीं है? यह कहा गया आपका चंद्र मोहन खन्ना मामले में। क्लियर? तो ये था आपका आर्टिकल 12, जिसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि आखिर जो आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है कि राज्य की जो परिभाषा है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो है क्या। तो जो यहाँ पे राज्य जो शब्द है ये आपके पंजाब, हरियाणा इन सब से नहीं है। राज्य में आपकी कई संस्थाएं आती है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर आपकी राज्य है, स्थानीय प्राधिकारी है, लोकल अथॉरिटीज हो गई, म्युनिसिपल, पंचायत एक्सेट्रा। उसके बाद अदर्स में, जिसमें हमने ये सब एग्जाम्पल्स देखे। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 13। तो बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की ओर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर ले, साथ साथ आपको जो शब्द नहीं आ रहा समझ वो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका रिप्लाई दूं। और एक और, अगर आप फॉलो करना चाहें ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर दक्षता एकेडमी सर्च करके आप वहां अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत पेंच है इसमें। पेंच वाली कोई बात नहीं है, इजी है अगर ध्यान से सुनेंगे। तो आर्टिकल 13,
आर्टिकल 13 में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि क्या कहा गया है कि अगर कोई भी एक्ट यानी कि कोई भी ऐसी विधि या ऐसे लॉज जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन करे, उनका हनन करे, तो उन सभी जो इसके कॉन्ट्राडिक्शन में हो, इसके विरोध में हो, तो वो आपके उसी लेवल तक, उसी हद तक क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, उन्हें शून्य मान लिया जाएगा। मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी आपकी विधि है, कानून या फिर आपके लॉज है, अगर मूल अधिकार के खिलाफ होते हैं तो उन्हें क्या है, जीरो मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, या फिर उनका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। कौन से आर्टिकल नंबर के तहत? आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जो है जा सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। और आर्टिकल 226 के तहत आपका जो है हाई कोर्ट के तहत जो है आपका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन होता है उस कानून के तहत कि जो संबंधित कानून है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, और उसके खिलाफ जो है आपका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 13 में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, वो आपके सुपीरियर है। किससे? किसी भी लॉ से, किसी भी विधि से, कानून से फंडामेंटल राइट्स हमेशा आपके सुपीरियर रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो और साथ ही 1.1 ये याद रखना है, और उसका आपका इसके अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन की बात भी कही गई है आर्टिकल 32 और 226 के तहत कि अगर कोई विधि आपका वॉयलेशन करती है एफआर फंडामेंटल राइट्स का, तो आप उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आर्टिकल 13 में मेनली है, लेकिन इसमें भी जो है 4 क्लोज ऐड किए गए हैं, 4 खंड ऐड किए गए हैं, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले आपका 13 क्लोज 1, 13 खंड 2 क्लोज 3, 13 तो जो आपका चौथा भी है, चिंता ना करें, मैं बता दूंगी, पहले सुन ले। 13(1) में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संविधान का जब निर्माण हुआ, लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले जितने भी आपके कानून थे, लॉज बनाए गए थे, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो उन्हें क्या मान लिया जाएगा? शून्य या जीरो मान लिया जाएगा। तो जो आपके इसमें आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब संविधान निर्मित होने से पहले जो आपके कानून थे उनके बारे में कहा गया है कि अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन करते हैं, उसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, उसके खिलाफ है, तो उन्हें जो है शून्य या जीरो मान लिया जाएगा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके सुपीरियर है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। क्लियर? तो ऐसा कहा गया है आर्टिकल 13(1) में। उसके बाद है आर्टिकल 13(2). इसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात की थी, तो इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब संविधानेतर कानून, यानी कि जब हमारा संविधान बन गया तो संविधान बनने के बाद जो हमारे कानून बनाए गए, विधियां जो निर्मित हुई है, जो आपके लॉज बनाए गए, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है, उनके कॉन्ट्राडिक्शन में है, उनके खिलाफ जाती है, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, उन्हें बिल्कुल खत्म मान लिया जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 13(2) में है। इसमें भी हम एक चीज क्या देखते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो है आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सुपीरियर है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का जहां हनन हुआ, जहां इनका वायलेशन हुआ, तो जितने भी आपके लॉज है, कानून है, उनको क्या है, खत्म, उनको जीरो मान लिया जाएगा। तो ऐसा आर्टिकल 13(2) में कहा गया। अब आता है बात आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 13 की क्लोज 3 खंड 3 में कि इसमें क्या कहा गया। तो बार बार हम बात कर रहे हैं किन की? लॉज की, विधियां, कानून। तो किन लॉज की हम बात कर रहे हैं, किन के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए इन लॉज को जिनके खिलाफ हम जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तो इन लॉज को, विधियां या जो ये कानून है, इनको किसमें रखा गया? आपके आर्टिकल 13(3) में। तो इसमें विभिन्न लॉज या विधियां या कानून के बारे में बताया गया है जिनको चुनौती दी जा सकती है अगर ये हमारे एफआर या फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों का वायलेशन या हनन
करती हैं। तो इसमें जनरली हम देखें तो कौन कौन सी जो विधियां आती हैं वो एक बार देख लें। तो इसमें आपके आते हैं विभिन्न एक्ट, अधिनियम, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, उसके बाद इसमें आते हैं आपके रूल्स, नियम, रेगुलेशंस, उसके बाद क्या रह गया हमारा, इसके बाद हम लिख लेते हैं कोड। तो कोड में इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल पिनल कोड। तो ये सभी आपके किस में आते हैं, कोई भी विधियां या कोई भी अगर एक्ट या ऑर्डिनेंस हो, रूल्स रेगुलेशन या कोड हो, जो हमारे ऐसे लॉज जिनको चुनौती दी जा सकती है, जिसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं अगर ये एफआर के जो है विरोध हो में हो, इनके खिलाफ जो है न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल 32, और अगर हम हाई कोर्ट के पास जाए तो आर्टिकल 226 के तहत। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है कि जो ये लिस्ट है विधियों या जो आर्टिकल 33 के तहत जो आपके जितने भी लॉस आते हैं, कानून आते हैं, विधियां, इसमें उन्हें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है आपके संसद या पार्लियामेंट के तहत आर्टिकल 368 के तहत। तो संसद के द्वारा जो आपका संशोधन किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाता है, फिर चाहे वो आपका संविधान में संशोधन आपका मूल अधिकार से संबंधित हो, इनको सीमित करने के लिए, इनको कम करने के लिए हो, तो उन संविधान संशोधन के माध्यम से जो आपके एक्ट बनाए जाएंगे वो जो होंगे वो आपके इन विधियों या लॉज में रखा जाएगा या नहीं। मान लीजिए अगर संविधान संशोधन संबंधी कोई भी प्रावधान है, एक्ट है, अगर उसे इस लॉज में रख लिया जाएगा तो उसको भी चुनौती दी जा सकती है कि आप वो जो है जीरो हो जाएंगे अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट गए। तो इसके अगेंस्ट जो है हमारा संविधान ने, संसद ने एक संशोधन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हम आपका संशोधन करेंगे संविधान में कोई भी आर्टिकल 368 के तहत, चाहे फिर वो आपका मूल अधिकारों से संबंधित संशोधन हो, तो उसके तहत जो भी हम आपका एक्ट बनाएंगे, नियम बनाएंगे, उसे हम विधि नहीं कहेंगे, उसे हम सामान्य विधि नहीं कहेंगे, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे, संवैधानिक विधि के तहत उसे हम रखेंगे, न कि सामान्य विधि या जनरल लॉज के तहत। तो हम इस विधि के तहत उसे नहीं रखेंगे, तो और उसे हम अलग से रखेंगे। अगर इसके तहत रख लिया जाता तो जो आपका संसद के द्वारा जो भी संशोधन किया गया है उसे सीधे सीधे चुनौती मिल जाती, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके तहत आपका 13(4) जो है क्लोज, यह है आपका संविधान में जो है जोड़ा गया है, आर्टिकल 13 में जोड़ा गया है, और यह जो जोड़ा गया है वो आपके 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 24 संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ, तो संसद के द्वारा यह जोड़ा गया। और इस संविधान संशोधन में आपका जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, कौन से केस में, गोलकनाथ मामले में, तो गोलकनाथ मामला जो आपका था वर्सेस पंजाब सरकार, जो कि 1967 में हुआ। तो 1967 में जो आपका गोलकनाथ मामला वर्सेस पंजाब सरकार था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, निर्णय आया था कि जो संसद है यह संविधान संशोधन के माध्यम से उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सके या फिर इन्हें वापस ले सके, किसी भी मूल अधिकार को वापस ले सके। तो यह निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया था। लेकिन इस केस के जो उलट, यानी कि इस केस के विपरीत संसद ने एक संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और इस केस को जो है संसद ने पलट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों में को सीमित कर सकती है, इनको लिमिट कर सकती है, और साथ ही इन्हें वापिस भी ले सकती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो संविधान संशोधन के माध्यम से उनके द्वारा कोई अगर नियम बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, तो उसे जो है 13(3) के तहत जो आपके लॉज हैं इस लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। और क्लियर है, जब संविधान संशोधन जो उनके द्वारा किए जाएंगे मूल अधिकारों के तहत या फिर कोई भी, तो उसे अगर इस लिस्ट में नहीं रखा गया, इन लॉज के तहत नहीं रखा गया, तो उन्हें अब चुनौती नहीं दी जा सकती। तो सीधे सीधे अब जो है
संसद ने अपनी सर्वोच्चता साबित की कि नहीं, हम जो है सुपीरियर हैं। तो यहाँ पे एक तरह से सुपीरियर आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर कहने की होड़ सी लगी हुई थी। संसद ने इस मामले में कह दिया कि ये हमारी पूरी शक्ति है कि हम एफआर्स में लिमिट कर सकते हैं और साथ ही उनको वापस भी ले सकते हैं और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये 13(3) के तहत लॉज या कोई सामान्य विधि नहीं है। क्लियर? तो ये आपका 13(4) के तहत संसद ने आपके कह दिया 24वें संविधान संशोधन में 1971 को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, इस निर्णय को तो यहाँ पे संसद ने पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी तो ये देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में, तो केशवानंद भारती मामला जो केशवानंद भारती मामले बनाम केरल राज्य में, तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में जो संसद का जो निर्णय था उसकी वैधता बनाए रखी। तो संसद ने क्या कहा कि ठीक है, जो आपने कहा है इस निर्णय में, ठीक है, हम उसे मान लेंगे कि आपका जो है आप संविधान में संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों में, और उसे हम विधि भी नहीं मानेंगे। तो उनकी जो निर्णय को मान लिया गया कि संसद मूल अधिकारों को लिमिट या सीमित कर सकती है और उसे वापस भी ले सकती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी केशवानंद भारती मामले यानी कि 1973 में उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, और यह क्या सिद्धांत था, क्या डॉक्ट्राइन था? इसमें उन्होंने जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात कर दी, और इसके तहत कहा कि ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस विधि के तहत जब आप ये कार्य करेंगे, मूल अधिकार को सीमित करते हैं या फिर उन्हें वापस लेते हैं, तो उससे जो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और अब ये मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये डिसाइड करने का किसको अधिकार है? वो है आपका सुप्रीम कोर्ट को अधिकार। अब चाहे संसद कुछ भी कर ले, किसी भी मूल अधिकार में जो है कम कर दे या फिर उसको वापस ले, और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देगी कि जो आपने काम किया है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, यानी कि संविधान का वो मूल ढांचा है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो जो चीज है वो एकदम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर अंत में आप देखते हैं, अगर हम पूरे का निचोड़ देखें यहाँ पर इस केस में, तो चाहे संसद ने मामला जीत लिया था, 24 संशोधन में ऐड कर लिया था कि वो आपके एफआर्स में संशोधन कर सकती है, इनको लिमिट या इनको कम कर सकती है, लेकिन अंत में आकर 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आपका मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत अगर ठीक है, अगर आप इसमें एफआर्स में कमी भी करते हैं, इनको लिमिट भी करेंगे, तो आप केवल उस हद तक लिमिट कर पाएंगे जब तक ये आपके मूल ढांचे के सिद्धांत को कोई प्रभावित नहीं करती। और ये मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है क्या नहीं, ये जो है डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है संविधान के तहत। क्लियर? तो ये था आपका पूरा मामला कि आर्टिकल 13(4) क्या है। तो इसके तहत आपको चीज ये याद रखनी है, 24 संविधान जो आपका संशोधन हुआ 1971 में, जिसके तहत क्या कहा गया, ये चीज याद रखें कि जो आपके संविधान संशोधन किया जाएगा वो आपका सामान्य विधि नहीं है, यानी कि आर्टिकल 13(3) के तहत उसे नहीं रखा जाएगा। क्लियर? तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा समझ आ गया हो कि ये पूरा क्या मामला था। यहाँ पर पहले दो चीजों में तो आई एम श्योर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, तीसरे में भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है क्वेश्चन उठता है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 13(4) आया, जिसमें संसद ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, आपका निर्णय ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट जो है तय कर दी कि जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेंगे तब तक आपका निर्णय ठीक होगा, वरना नहीं। क्लियर? तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट हो दोबारा से बोल रही हूँ, कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।